स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। धुरंधर के ऊपर हमने कई सारे एपिसोड्स किए आपके लिए। जितने भी अहम कैरेक्टर्स उसमें हैं उनके बारे में डिटेल रिपोर्ट्स, जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, तमाम सारी रिसर्च की। उसके बाद में आपके लिए कई सारे ऐसे टॉपिक्स लेकर हाजिर थे उन सारे कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन एक ऐसा कैरेक्टर जो कि छूट गया, बीच में रह गया, और उसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, वो है उज़ैर बलोच का कैरेक्टर। देखिए, उज़ैर बलोच एक ऐसा लियारी अंडरवर्ल्ड का गैंगस्टर, क्रिमिनल या फिर डॉन आप उसको कह सकते हैं, जिसके ऊपर 198 मर्डर केसेस में उसको इन्वॉल्व बताया जाता है। और सिर्फ ये आरोप नहीं है, ये उसने खुद इन्वेस्टिगेशन में कबूला है। 198 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व उज़ैर बलोच, जिसको पाकिस्तान की मिलिट्री ने आरोप लगाया उसके ऊपर कि वो भारतीय खुफिया जासूस है, साथ ही साथ ईरान की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता है। ना सिर्फ आरोप लगाए गए बल्कि उसको सज़ा भी मिली और वो इस समय सज़ा काट रहा है। तो आखिर क्या है इस उज़ैर बलोच की कहानी, ये आपको पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि आखिर क्यों उसे रहमान डकैत से ज़्यादा ब्रूटल कहा जाने लगा था। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, तो आखिर क्या वो इंसिडेंट था। लियारी के अंदर, कराची में लियारी के अंदर कौन सा कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शन लड़ने के लिए, ये तक उज़ैर बलोच तय करता था। लेकिन आखिर ये यहाँ तक पहुँचा कैसे एक म्युनिसिपल इलेक्शन लड़ने वाला एक ट्रांसपोर्टर अचानक से लियारी का सबसे ब्रूटल क्रिमिनल बन जाता है। क्या उसका पूरा पास्ट, उसकी पूरी कहानी रही, किस तरह से उसने लियारी में ऑपरेट किया, आखिर रहमान डकैत की मौत के बाद में क्या हुआ, किस तरह से उज़ैर बलोच ने ये जो PAC, पीपल समन कमेटी थी, इसको संभाला। और आपको बताएंगे कि आखिर PPP का जो ये पॉलिटिकल पार्टी जो पीपल समन कमेटी को सपोर्ट करती थी, उसका इतना चहेता और इतना खास जब था उज़ैर बलोच, और आखिर क्या ऐसा था कि PPP, वही पॉलिटिकल पार्टीज जो उज़ैर बलोच को सबसे ज़्यादा चाहती थी, सपोर्ट करती थी, वही अचानक से आके उसकी दुश्मन बन जाती है। इस तरह से दुश्मन बनती है कि आज वो कराची सेंट्रल जेल में पहुंच चुका है। तो ये पूरी डिटेल स्टोरी आपको पता चलेगी। कई सारी इस मूवी के अंदर की जो बातें हैं वो भी आपको पता चलने वाली हैं। आप फिगर आउट कर पाएंगे कि आखिर मूवी में जो दिखाया गया है वो असलियत में किस तरह से हुआ है, किस तरह का रहा है। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। आप शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1970 से। 11 जनवरी का दिन था जब कराची के लियारी एरिया के अंदर उज़ैर जान बलोच का जन्म होता है। बलोच कम्युनिटी जो है वो पूरे इस इलाके को, लियारी टाउन को, आपने मूवी में भी देखा होगा धुरंधर में, बलोच कम्युनिटी ज़्यादातर यहाँ पे रहती है। उनका किला समझा जाता है इस एरिया को। उज़ैर जान बलोच का जब यहाँ पे जन्म हुआ तो दरअसल जिस परिवार में उसका जन्म हुआ था, कुछ उसके परिवार के लोग जो थे वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में थे, कुछ लोग थे जो अपना खुद का बिजनेस चलाते थे। उन्हीं बिजनेस चलाने वाले लोगों में से थे उज़ैर बलोच के पिता, यानी जिनका नाम था फैज़ मोहम्मद। फैज़ मोहम्मद, लोग उन्हें मामा फैज़ू भी कहा करते थे। दरअसल एक लोकल ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे, अपना खुद का धंधा, अपना एक बिजनेस उनका अलग चलता था। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो लियारी की थी उनमें इन लोगों का स्टार्टिंग में कोई भी संलिप्तता इनकी नहीं थी, उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। ताल्लुक ये जो परिवार था उज़ैर बलोच का, ये रखता था ईरान से। ईरान का जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस है, रीजन है, वहाँ से इसका पूरा परिवार ताल्लुक रखता था। इसी वजह से बाद में इसका ईरान जाना भी हुआ। उज़ैर बलोच का ईरान जाके उसने वहाँ की नेशनलिटी भी ली और वहाँ का जो पासपोर्ट था वो भी बनवा लिया था। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में जुड़ी थी। तो ख़ानदान के कई सारे लोग जो थे वो ईरान में भी रहा करते थे। 1992 वो साल बताते हैं जब उसने अपनी मैट्रिकुलेशन पास की। उसके बाद में एक लोकल स्कूल से लियारी की मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद गवर्नमेंट डिग्री साइंस कॉलेज में जाता है अपने ग्रेजुएशन के लिए। यहाँ एडमिशन ले लिया, लेकिन पढ़ाई में उस समय जिस तरह का माहौल लियारी का था तो ज़्यादा उसका दिमाग लगा नहीं। पढ़ाई के साथ ही उसने यहाँ अपना फैमिली बिजनेस, जो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था, ज़मीनों का बिजनेस था, वो करना शुरू कर दिया, उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। 1997 वो साल बताते हैं जब उसकी शादी होती है समीना से। एक उसकी जो वाइफ समीना से शादी हुई। 2 साल के बाद 1999 में इनकी पहली बेटी होती है और उसके बाद 2002 में बेटा भी हुआ। तो ये समय तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये जो समय बताया जाता है 2000 के पहले के कुछ सालों का, शुरुआती सालों का, लियारी में इस समय पर दशकों से जो पुरानी राइवलरी 2 गैंग की चलती आ रही थी, वो बहुत तेज़ी अपनी पकड़ लेती है। ये वो समय था जब यहाँ पे 2 गैंग्स ऐसे थे जो कि ड्रग ट्रेड के लिए, लैंड ग्रैबिंग के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए एक दूसरे के ऊपर लगातार जो ब्लडशेड था लियारी की सड़कों पर फैलाते रहते थे। और इन 2 गैंग में 2 सबसे बड़े नाम थे, अरशद पप्पू और रहमान डकैत। अरशद पप्पू जो कि हाजी लालू का बेटा था। हाजी लालू एक बहुत पुराना 70s और 80s के दशक का जो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा गैंगस्टर रहा, एक ड्रग ट्रेड में जिसका बहुत बड़ा नाम चलता था। तो वो हाजी लालू था और उसका बेटा अरशद पप्पू था। वहीं दूसरी तरफ रहमान डकैत जो था, इसके भी फादर का
पूरा जो काम था वो यही क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में था। इन सब के बीच में उज़ैर बलोच के बारे में बताते हैं कि उज़ैर दरअसल एक तो फर्स्ट कज़न था रहमान डकैत का, उसकी परिवार से ही ताल्लुक़ रखता था। यहाँ उज़ैर ने कभी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शुरुआत में जाने का अपना मन नहीं बनाया था। शुरुआत में उसने अपना रास्ता चुना था सियासत को, राजनीति को। वो चाहता था एक लीडर बनना, एक तरह से नेता बनना, पॉलिटिशियन बनना। यहाँ पे इसी के तहत उसने 2001 में म्युनिसिपल इलेक्शन जो थे, म्युनिसिपल इलेक्शंस में लियारी के अंदर मेयरशिप के लिए उसने अपना दावेदारी की। यहाँ पे खड़ा होता है एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे, यहाँ पे इस इलेक्शन को लड़ता है। लेकिन ये जो इलेक्शन था, ज़्यादा वोट यहाँ उसे मिल नहीं पाए। पाकिस्तान पीपल पार्टी जो है पीपीपी के कैंडिडेट हबीब हसन ने उसे यहाँ पे हरा दिया था। एक बड़े मार्जिन से उसे हराया गया। इस वक्त तक आप अगर देखें तो ये जो उज़ैर बलोच रहा, ये कोई बहुत बड़ा गैंगस्टर या कोई छोटा गैंगस्टर भी नहीं बना था। इनफैक्ट उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ भी शुरू नहीं हुई थी। इस समय तक वो एक यंग पॉलिटिकल एस्पिरेंट था, जो कि एक नेता बनना चाहता था। अपने इलाके में अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाह रहा था उसी तरह से। लेकिन यहाँ कुछ सालों में ही एक ऐसी चीज़ होने वाली थी, एक ऐसी वारदात होने वाली थी जो कि उज़ैर बलोच की पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। करीबन 2 साल यहाँ से निकलते हैं, जनवरी 2003 आता है और जनवरी 2003 में उज़ैर के जो पिता थे, फैज़ मोहम्मद, मामा फैज़ू जिनको कहा जाता था, उनका ट्रांसपोर्टर का काम था। उनका जो एरिया था काम का, बताया जाता है कि वो अरशद पप्पू गैंग के एरिया के बीच में आता था और यहीं पे जो हर दफ़ा उन्हें वसूली के पैसे जो थे, वो एक्सटॉर्शन के पैसे देने पड़ते थे, तो वो अरशद पप्पू गैंग को कई बार वो लोग उनके ऊपर दबाव बनाते थे, मामा फैज़ू के ऊपर, यानी कि उज़ैर बलोच के फादर के ऊपर। यही वो टाइम था जब एक दफ़ा यही रैंसम के जो पैसे थे, इस तरह के एक्सटॉर्शन के जो पैसे थे, इसके ना देने के चलते उज़ैर बलोच के पिता को अरशद पप्पू के गैंग के लोगों ने अगवा कर लिया, किडनैप कर लिया जाता है। और बताते हैं कि लियारी के चाकीवारा इलाके से, चकीवारा इलाका लियारी, यहाँ से उन्हें किडनैप किया जाता है। किडनैप करने के बाद में एक्सट्रीम टॉर्चर उन्हें दिया गया और उसके बाद एक बैग के अंदर, उस समय पर आपको बता दें लियारी के अंदर वो जो दौर था, लोग खौफ में थे उस दौर में, क्योंकि कई बार बोरियों के अंदर, हर अगले गली के अंदर बोरियों में लाशें दिखती थी लोगों को। तो इसी तरह की एक बोरी के अंदर उनके बॉडी को, उन्हें मार कर, उनको कत्ल कर कर उस बॉडी को वहाँ पे फेंक दिया जाता है। यहाँ ये लियारी के एक नए गैंग वॉर की शुरुआत थी। उज़ैर बलोच के पिता को अरशद पप्पू के द्वारा मार दिया गया था। उज़ैर ने यहाँ शुरुआत में इस केस को कोर्ट में लड़ना चाहा, कोर्ट तक लेके गया, लेकिन अरशद पप्पू गैंग की लगातार जो धमकियाँ आ रही थीं और कोर्ट का, खासकर जो कानून था, जो पुलिस थी, उसकी तरफ से जो वो इग्नोरेंस अपने लिए देख रहा था, यहाँ पे उसे क्राइम की तरफ इस पूरे केस ने धकेल दिया एक तरह से। यहाँ अरशद पप्पू सिर्फ अब उज़ैर का दुश्मन नहीं था, वो पहले से भी उसकी करीबन 2 दशक पहले की रहमान डकैत के साथ दुश्मनी चल रही थी। रहमान डकैत जो था वो फर्स्ट कज़न था उज़ैर बलोच का। तो यहाँ रहमान डकैत के बारे में बताते हैं, रिपोर्ट्स में भी जो सामने आता है कि रहमान डकैत ही था जिसने उज़ैर बलोच को पहली दफ़ा उसके साथ काम करने का ऑफ़र दिया कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो मेरे साथ, मेरे गैंग में आ जाओ। ये जो तुम नेता बनना चाहते हो या फिर मंत्री बनना चाहते हो, ये सब छोड़ दो, मेरे गैंग के साथ में आके काम करो। यहीं से उज़ैर बलोच का जो क्राइम करियर था वो शुरू हो जाता है। अब जिस साल 2003 में उज़ैर बलोच ने रहमान डकैत का गैंग ज्वाइन किया, इसी साल यहाँ इस इलाके में एक नए एसएसपी आए थे, सीआईडी के एसएसपी चौधरी असलम खान उनका नाम था। उन्होंने क्रैकडाउन करना इन सारे गिरोह पर शुरू किया और शुरुआत में ही उज़ैर बलोच चौधरी असलम के हाथ लग जाता है। बताया जाता है कि यहाँ सुजावल से, कराची के अंदर, उज़ैर बलोच को अरेस्ट किया चौधरी असलम ने। लेकिन ये अरेस्ट जब हुआ तो इसके बाद उज़ैर ने देखा कि किस तरह से वही पॉलिटिकल पार्टी जिसके एक कैंडिडेट ने एक दफ़ा उसको हराया था, यहाँ पे उसे बचाया उसी पॉलिटिकल पार्टी ने। यहाँ जब सुजावल से अरेस्ट किया गया था उज़ैर बलोच को चौधरी असलम के द्वारा, तो 2 घंटे के लिए उसे सिर्फ जेल में रखा गया और उसके बाद वहाँ पीपीपी के कुछ लोग आते हैं और उज़ैर बलोच को रिलीज़ करा के जेल से ले जाते हैं। जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो इसके बाद पीपीपी के लिए उज़ैर बलोच के मन में भी एक तरह से उसके सपोर्ट में, उसकी हेल्प करने का या जो भी वो कहें वो करने का एक जुनून आगे अंदर आ गया था। बताया जाता है 2003 से 2009 के बीच में उज़ैर और रहमान डकैत के इस गैंग ने अरशद पप्पू के खिलाफ एक तरह से वॉर छेड़ दी थी। हर अगले दिन, आए दिन जो लियारी की सड़कें थी उन पर ब्लडशेड होता था, गैंग वॉर होता था। अरशद पप्पू को भी मारा गया, उसके साथियों को भी मारा गया। 2006 में बताया जाता है कि लियारी की स्ट्रीट्स पर पुलिस ने जब ऑपरेशन अपने चलाने शुरू किए इन सारे गैंग वॉर को देखते हुए, तो यही वो साल था 2006 जब उज़ैर ईरान भाग जाता है। ईरान, जहाँ उसके पहले पुराने जो उसके घर वाले हैं वो सब रहते थे, पुराने रिश्तेदार रहते थे। ईरान भाग जाता है। ईरान जाके वहाँ उसने अपना पासपोर्ट बनवाया था, यही वो 2006 का साल था। नेशनल आईडी कार्ड बनवाया था ईरान का और ईरान में रहकर उसने उस समय पर अपने कई सारे ऐसे नेटवर्क और कनेक्शन बना लिए थे कि आगे के लिए वो अपना फ्यूचर सेव कर रहा था कि कभी अगर उस पर के ऊपर क्रैकडाउन होता है तो वो यहाँ भाग सके।
ये भी बताते हैं कि 2006 का जो उसका पासपोर्ट था वो उसने 2010 में रिन्यू भी कराया था। कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनको उसने रिन्यू भी कराया। इस बीच में 2008 के आसपास बताया जाता है कि रहमान डकैत के दिमाग में आया कि अब जो क्रिमिनल पावर है, जो आपने मूवी में भी देखा होगा कि अब वो क्रिमिनल पावर को अपनी सियासत में तब्दील करना चाहता था। इस वजह से उसने पीपल्स अमन कमेटी बनाई, पीएसी। पीएसी जो थी ये क्लेम करती थी कि लियारी के अंदर ये एक कम्युनिटी का, बलोचों का काम करती है, लेकिन असल में ये पीपीपी के साथ में अलाइन तो थी, पर एक्सटॉर्शन, ड्रग स्मगलिंग, किडनैपिंग, मर्डर, टारगेट किलिंग, इन सब का एक पूरा रैकेट ये पीएसी जो थी वो चलाती थी। पीपीपी ने इसको इसलिए सपोर्ट करना शुरू किया कि एक तरह से उन्हें यहाँ पे आर्म्ड सपोर्ट मिलता था अपने जो राइवल पॉलिटिकल पार्टी है एमक्यूएम, उसके लोगों को मारने के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो लोग हैं उनका वोट बैंक भी मिल जाता है। आर्म्ड जो लोग हैं पीएसी के वो तो मिलते ही हैं रहमान डकैत गैंग के, किसी को अगर टारगेट करना है तो। दूसरी चीज़, जो रहमान डकैत के फॉलोअर हैं वो भी उनको यहाँ पे वोट बैंक की तरह मिलते हैं। और अमन कमेटी के लिए अच्छा इसलिए था कि उनको एक सिक्योर्ड प्रोटेक्शन, एक सियासी प्रोटेक्शन जो है वो लगातार मिल रहा था। तो पीएसी और पीपीपी का एक लंबा दौर जो था वो यहाँ से चलना शुरू होता है। पीएसी का नेटवर्क जो है लियारी से निकलकर इसी समय पर बताया जाता है। पीएसी आप इसको ऐसे समझिए, रहमान डकैत गैंग था ये। रहमान डकैत गैंग का जो नेटवर्क था वो लियारी से निकलकर बताते हैं मालेर तक पहुंचा। मलेर, ओल्ड गोलमर, मवाज गोट और सिंध बलूचिस्तान के कई सारे एरियाज तक ये पूरा जो नेक्सस था वो फैल गया था। यहाँ तक इन लोगों ने अपने धंधे जो थे, काम जो थे वो बढ़ा लिए थे, क्योंकि यहाँ मेनली ऐसी जगह थी जहाँ पे बलोच आबादी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। ऑफिशियल तौर पर कमेटी की तरह थी पीएसी, एक कम्युनिटी ग्रुप की, लेकिन असल में जो हमने बताया कि पुलिस और जो कानूनी रिकॉर्ड्स हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज के रिकॉर्ड हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे वो इसको एक ड्रग और एक्सटॉर्शन, टारगेट किलिंग रैकेट की तरह ही देखा करते थे। इसी नेटवर्क के अंदर धीरे धीरे उज़ैर भी जो था वो बढ़ना शुरू हो चुका था। लेकिन फिर आता है साल 2009। 2009 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। जो मूवी जहाँ पे ख़त्म होती है धुरंधर, वही वो इंसिडेंट हम जिसकी बात कर रहे हैं। 9 अगस्त 2009 की वो तारीख है जब ये रहमान डकैत की मौत होती है। कराची पुलिस ने एक एनकाउंटर किया और इस एनकाउंटर को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि कई दफ़ा कि ये एनकाउंटर एक फर्जी एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर था। यहाँ पे रहमान डकैत को बुलाया गया था, उसके बाद उसे स्पेसिफिकली पीपीपी के ही लोगों ने बुलाया था टारगेट करने के लिए, और उसके बाद पुलिस ने एक फेक एनकाउंटर करके रहमान डकैत के साथ के 2 और लोगों को उसको मारा, यहाँ पे 3 लोगों को। लेकिन ऑफिशियली ये दस्तावेज सामने कराची पुलिस के जो हैं वो बताए जाते हैं कि कराची पुलिस ने एक एनकाउंटर में रहमान डकैत को मार गिराया जब वो एक हाईवे से हैदराबाद से वापस आ रहा था, पाकिस्तान हैदराबाद से यहाँ से वापस आ रहा था कराची। उस दौरान में उसको पकड़ा गया, उसकी टिप मिली हुई थी और वहाँ पे जो फायरिंग हुई उसमें रहमान डकैत मारा जाता है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ ने पाकिस्तान की इसे अपनी बहुत बड़ी कामयाबी कहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है रहमान के ऊपर करीबन 85 मुकदमे दर्ज थे। 85 से ज़्यादा सीरियस क्राइम केसेस उसके ऊपर थे। लेकिन रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी के अंदर एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका था कि अब लियारी की अगली जो हुकूमत है वो किसके हाथों में जाएगी। यहाँ पे हर किसी की निगाह थी उज़ैर बलोच के ऊपर। ज़ाहिर बात है उसका एक करीबी रिश्तेदार था और समय के साथ में रहते हुए 2003 से जब से उसने गैंग ज्वाइन किया था उज़ैर ने रहमान के साथ, तो यहाँ पे रहमान का एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट बन चुका था, उसका एक सेकंड इन कमांड बन चुका था एक तरह से। उज़ैर के ऊपर सबकी निगाहें थीं और यही हुआ। रहमान की लीडरशिप के बाद में उज़ैर ने पीएसी की लीडरशिप संभाली। अब वो पीएसी का चीफ बन चुका था, यानी कि रहमान बलोच गैंग का चीफ बन चुका था। अब रहमान डकैत के बाद का दौर शुरू होता है 2010 के बाद का। इस दौर में देखा गया कि लियारी के अंदर एक वॉर जोन बन चुका था। आप देखें कि यहाँ उज़ैर बलोच ने जब से लियारी गैंग की हुकूमत संभाली थी, इसके बाद से उज़ैर बलोच, उसका एक राइट हैंड हुआ करता था बाबा लाडला। बाबा लाडला जो कि लंबे समय तक उज़ैर के साथ में रहा, ट्रस्टेड एड रहा, लेकिन 2013 में आके दोनों के बीच में रिफ्ट आता है, दोनों अलग-अलग हो जाते हैं और बाद में एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। खैर, 2010 के बाद का ये जो दौर था, इस समय बाबा लाडला के साथ में उज़ैर बलोच ने लगातार जो अरशद पप्पू गैंग था उसके ऊपर ताबड़तोड़ इनके बीच फायरिंग होती थी, इनके बीच गैंग वॉर होता था। और इस बीच में जब पुलिस आती थी तो ये पुलिस रिकॉर्ड्स के आंकड़ों से बताया जाता है कि कई सारे ऐसे वो गैंग वॉर हुए जहाँ पे स्ट्रीट्स पर, गलियों पर आरपीजी से फायरिंग की गई, हैंड ग्रेनेड फेंके गए, हैवी वेपन्स का इस्तेमाल यहाँ पे होने लगा था। और ये डिटेल में पाकिस्तान की मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में भी कई दफ़ा इसको रिपोर्ट किया गया। इस समय पर एक और चीज़ सामने आती है। जीआईटी का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम एंड इंटेलिजेंस टीम जो बनाई गई थी, उसके डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग जो रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी रेंजर्स, उनके इंटरव्यूज़ के, ऑफिशियल इंटरव्यूज़ के अकॉर्डिंग और ऑफिशियल दस्तावेज़ों के अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि पीपीपी के कई सारे इस समय तक जो फिगर्स थे, जिसमें लियारी के एमएलए नबील गबोल का नाम सामने आता है, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का नाम सामने आता है जो सांसद वहाँ का एमपी था,
और इसके अलावा कई सारे ऐसे मिनिस्टर्स जो कि पीपीपी के बड़े लीडर रहे, उनका नाम सामने आता है कि इन लोगों ने उज़ैर बलोच को यूज़ करना शुरू किया किस तरह से अपने टारगेट्स की, जो राइवल पार्टी है एमक्यूएम है, उसके जो टारगेट्स थे इनके राइवल, उनकी किलिंग कराकर एक्सटॉर्शन के लिए और लैंड ग्रैबिंग के लिए सुपरवाइज़ इन लोगों को किया गया यहाँ पे। साथ ही साथ इसके एवज़ में ये होता था कि उज़ैर बलोच जिस पुलिस ऑफिसर का नाम लेता था, उसका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो जाता था। बताया ये जाता है रिपोर्ट में कि सिंध पुलिस में कम से कम 7 ऐसे एसएचओ थे और 1 एसपी ऐसा था जिसका ट्रांसफ़र उज़ैर बलोच के कहने पर हुआ। यहाँ पे एक फॉर्मर रेंजर ने, जो सेक्टर रेंजर कमांडर था, उसने टीवी पर इंटरव्यू में ये कहा था कि पीपीपी के लीडर्स ने, जैसे कि फरियाल तालपुर ने, एक सिंध के सीएम ने यहाँ उज़ैर बलोच के घर में आके लंच किया है, डिनर किया है और ये यहाँ पे इसकी लगातार इस तरह से मुलाकात चलती है कि उसके कहने के मुताबिक ये लोग पीपीपी का कैंडिडेट लियारी में खड़ा करते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई। ये कहा गया कि 2013 का जो चुनाव हुआ था उसमें जो कैंडिडेट खड़ा हुआ था वो उज़ैर बलोच ने कहा था, तो इस वजह से उसको यहाँ खड़ा किया गया था। इसके अलावा ये बताया गया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो है पीपीपी का लीडर, उसके साथ इसके बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक्स थे। आर्म्स और एम्युनिशन का पूरा सपोर्ट जो था वो लगातार पॉलिटिकल पार्टी पीपीपी को उज़ैर बलोच देता था। फाइनेंशियल सपोर्ट दूसरी तरफ उसको वहाँ से मिलता था। ये भी कहा जाता है कि सिंध फिशरीज़ में करप्शन से उज़ैर बलोच ने करोड़ों रुपया कमाया है और वो रुपए करोड़ों में है वाक़ई में। ये कमाया गया, ये कई सारे इंटरव्यूज़ में भी आप देख सकते हैं, बोला जाता है। उज़ैर ने यहाँ इस दौरान में 2010 के अंदर बताते हैं 11 ट्रेडर्स को मरवाया था 1 साल के अंदर, क्योंकि वो राइवल पार्टी के लिए काम करते थे। इस तरह की भनक पड़ गई थी। तो ये एक दौर था जो कि उज़ैर बलोच लाया रहमान डकैत के बाद, जिससे उसको बहुत ज़्यादा ब्रूटल कहा जाने लगा था। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन पीपीपी वही पार्टी जिसका इतना चहेता था रहमान डकैत, अचानक से उसके साथ में ऐसा क्या हो गया कि वो पूरी तरह से उसका दुश्मन बन गया। कुछ इस तरह से ये बातें बताई जाती हैं कि पीपीपी ने 2012 तक प्रोटेक्ट किया, वोटर फ्रॉड में उसको यूज़ किया, इंटिमिडेशन में, एथनिक पोलराइजेशन में उसका यूज़ किया उज़ैर बलोच का। लेकिन यहाँ 2011 की एक घटना बताई जाती है कि जरदारी के भाई के साथ, जिसका नाम है उज़ैर मुज़फ़्फ़र टापी, जरदारी के भाई के साथ में भुट्टो फैमिली हाउस में 2011 में उज़ैर बलोच की एक झड़प हो गई थी। ये झड़प दरअसल इस वजह से हुई थी क्योंकि उज़ैर बलोच को 25 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट जो थे काम करने के लिए आगे दिए जा रहे थे, वो उसने रिफ्यूज़ कर दिए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट लियारी का इनमें कहीं भी ज़िक्र नहीं था। इस तरह की पूरी एक बात बताई जाती है, जहाँ से पीपीपी जो थी वो अब तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती आ रही थी उज़ैर बलोच को, लेकिन यहीं से वो अब तक जो कि उसके लिए एक एसेट था, यहाँ उसके अलग ही जो कुछ चीज़ें थी लियारी के लिए, कि उसको चाहिए था कि लियारी के लिए मुझे जो भी प्रोजेक्ट दोगे वो मैं उन पे काम करूँगा, क्योंकि आगे वो भी चाह रहा था कि जब ये गैंगस्टर वाला उसका करियर ख़त्म होगा तो यहाँ से वो सीधा पॉलिटिशियन बनेगा। गैंगस्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन वो बनना चाहता था। ये वो टाइम बताते हैं कि जब 2011 में उसका पहली बार यहाँ झड़प हुई भुट्टो हाउस के अंदर। उसके बाद में पीपीपी का वो एसेट तो था ही, लेकिन जिस तरह से उसने काम करने आगे शुरू किए, यहीं से वो उनके लिए एक लायबिलिटी बनना शुरू हो चुका था। अब ये रिफ्ट जो था पीपीपी और उज़ैर बलोच के बीच में, ये सिर्फ पीपीपी की तरफ से नहीं था, उज़ैर बलोच की तरफ से भी आ रहा था। दरअसल यहाँ पे ये चीज़ें इस तरह से बढ़ना शुरू हुई कि जब उज़ैर बलोच ने देखा कि कई सारे जो ऐसे ऑपरेशंस हैं पुलिस के, वो अचानक से लियारी में बढ़ा दिए गए हैं, कई सारे उसके लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अचानक से उसने ये जो इसका एक तरह से सो देखा जाए कि उसकी जो दिमाग था वो गया सीधा पीपीपी की तरफ कि यहीं पे ये लोग ऐसे हो सकते हैं जो मेरे गैंग को कमज़ोर करना चाहते हैं। अप्रैल 2012 में एक बहुत बड़ा इसके बाद इंसिडेंट हुआ। हुआ क्या कि उस समय पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रज़ा गिलानी की कन्विक्शन के खिलाफ पीपीपी यहाँ एक रैली निकाल रही थी। उस रैली को लीड कर रहे थे पीपीपी के एक लीडर, नाम था मलिक मोहम्मद खान। अचानक से रैली में उज़ैर बलोच के अ, बलोच गैंग के कुछ लोग आते हैं और उन क्रिमिनल्स ने यहाँ आके मलिक मोहम्मद खान को गोली मार दी। अंधाधुंध उन पे फायरिंग की जाती है, उनको मार दिया जाता है। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति गर्मा चुकी थी। लोगों ने ये कहना शुरू किया था यहीं से कि कहीं न कहीं हो सकता है ये जो कत्ल कराया गया है मलिक मोहम्मद खान का, वो लियारी के एमएलए नबील गबोल के कहने पर कराया गया हो, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई और लीडर सामने उभर कर आए। और ये कराने के लिए उन्होंने बलोच गैंग का, उज़ैर बलोच का इस्तेमाल किया है। खुद ही पीपीपी के ही लीडर को ख़त्म किया है यहाँ पे। ये सब चीज़ें जब हुईं, इसके बाद सामने देखा गया, रिपोर्ट्स में दर्ज है कि इंटीरियर मिनिस्टर रहमान मलिक ने लियारी ऑपरेशन को हरी झंडी दी। ये वही ऑपरेशन जब चौधरी असलम ने एक प्रॉपर टास्क फोर्स के साथ में लियारी टास्क फोर्स बनाई, उसके बाद में ऑपरेशन लियारी किया जाता है। 27 अप्रैल 2012 को ऑपरेशन शुरू हुआ। यहाँ पे एक ही एजेंडा था पुलिस का, सरकार का,
कि बलोच गैंग को, उज़ैर बलोच को ख़त्म करना है। लेकिन ये जो ऑपरेशन जब शुरू हुआ तो देखा गया कि पहला इसका जो फेज़ था वो पुलिस के लिए ही नाइटमेयर साबित हुआ। पीएसी के यानी बलोच गैंग के, उज़ैर बलोच के जितने भी गैंगस्टर्स थे, उन तंग गलियों का फ़ायदा उठाते हुए, पुलिस के ऊपर आरपीजीज़ फायर करते हुए, स्नाइपर से हमले करते हुए, लगातार उन्होंने इस तरह का एक सिचुएशन बना दी कि यहाँ पे उज़ैर बलोच पुलिस के हाथ में ही नहीं लगा। 8 दिन तक अंधाधुंध पुलिस की तरफ से, गैंगस्टर की तरफ से फायरिंग होती गई, सिविलियंस मरते रहे, लेकिन उज़ैर बलोच जो था वो यहाँ से भाग गया था। 8 दिन के बाद फाइनली इस ऑपरेशन को, फर्स्ट फेज़ को इसके बंद कर दिया जाता है। उज़ैर बलोच को जैसे ही ये पता चला था यहाँ पे, आप देखिए कि ये भी वही समय था जब वो फिर से एक बार ईरान भाग गया था। हर बार वो यही करता था, हमेशा ईरान भाग जाता था। लेकिन जब यहाँ माहौल थोड़ा ठंडा हुआ, उज़ैर वापस से लियारी के अंदर आया, उसने इस बार ये साफ तौर पर, खुले तौर पर ये कहना शुरू कर दिया था कि पीपीपी ने मुझे धोखा दिया है। और यहाँ उसने अब खुले तौर पर नबील गबोल, जो खुद पीपीपी का एक बहुत बड़ा लीडर, एमएलए लियारी के अंदर, उसे और दूसरे पीपीपी के लीडर को धमकियां देना अब उज़ैर बलोच ने शुरू कर दिया था। अगर आप उज़ैर के वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस तरह से नबील गबोल के बारे में और बाकी पीपीपी पार्टी के बारे में हमेशा उनके ऊपर अगेंस्ट में ही बात कर रहा है। उज़ैर बलोच अब पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका था और ये साल था 2013। लेकिन आप देखें तो 10 साल पहले ही 2003 में उसकी रहमान डकैत के गैंग में एंट्री हुई थी और वही 2003 का साल था जब अरशद पप्पू ने उज़ैर बलोच के पिता को मार दिया था, उनका कत्ल कर दिया था। 10 साल के बाद में उज़ैर ने अब अपना बदला लिया। होता क्या है कि मार्च 2013 की बात बताई जाती है। एक रात को रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताते हैं कि अरशद पप्पू, उसका भाई यासिर अराफात, उसका एक बहुत ही क्लोज एड, ट्रस्टेड एड जुम्मा शेरा, ये तीनों डिफेंस कराची के डिफेंस एरिया में एक फ्लैट पर फैमिली गैदरिंग में इन्वॉल्व थे, वहाँ पे मौजूद थे। अरशद की जो वाइफ है उसने बाद में एफआईआर में जो लिखवाई हैं चीज़ें वो ये हैं कि 16 और 17 मार्च की दरमियानी रात को 20 के करीब लोग आते हैं। इसमें जो एफआईआर में मेन नाम है वो है पीपल्स अमन कमेटी के चीफ उज़ैर बलोच का, उज़ैर बलोच के भाई ज़ुबैर बलोच का और एक बहुत ही नोटोरियस गैंगस्टर और क्लोज एड बाबा लाडला, जो उज़ैर बलोच का सबसे खास आदमी। तो बाबा लाडला का भी यहाँ पे नाम आता है। यहाँ पे उस एफआईआर में लिखवाया गया है कि इसके बाद यहाँ से इनको ले जाया गया, जो अरशद पप्पू था और उसके साथ में उसके 2 साथियों को, उसके एक भाई को ले जाया जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि विक्टिम्स को बुरी तरह से, इन तीनों को बलोच गैंग ने, उज़ैर बलोच ने टॉर्चर किया, बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, इन लोगों को मारा जाता है और उसके बाद इनकी बॉडीज़ के कई सारे अलग अलग पार्ट्स कर दिए जाते हैं। इनफैक्ट ये भी बताया जाता है सामने, जो आपको मूवी में भी हो सकता है सीन दिखेगा अगर इसको सेंसर उस तरीके से नहीं किया गया, कि उज़ैर बलोच ने बाबा लाडला के साथ मिलकर, अपने क्लोज एसोसिएट के साथ मिलकर अरशद पप्पू के सिर से फुटबॉल खेला था लियारी की गलियों में। तो ये वही पूरा इंसिडेंट है जो एक्चुअल में 2013 में हुआ, मार्च के महीने में। इस ब्रूटल इंसिडेंट के ठीक 1 साल पहले अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच के पिता फैज़ मोहम्मद के कत्ल में कोर्ट ने यहाँ बरी कर दिया था। ये भी बात सामने आती है कि उसे एक्विट कर दिया गया था और इसके बाद ही उज़ैर बलोच ने अपना ये जो 10 साल के बाद पूरा जो बदला है वो ब्रूटल तरीके से लिया था। खैर, ये समय आगे बढ़ता है। यहाँ से 2013 की ये बात बताई जाती है। कराची ऑपरेशन जो हो, सेकेंड उसका जो फेज़ था ऑपरेशन लियारी का, अब ये शुरू किया जाता है और इस बार पुलिस को नहीं लिया गया था, सरकार की मशीनरी का साफ तौर पर ये कहना था। इनफैक्ट हमने जो आपको पूरा ऑपरेशन लियारी के ऊपर जो वीडियो धुरंधर के पूरे एपिसोड में किया हुआ है, यहाँ आपको दिखा देंगे, आप जाके इसमें देख सकते हैं। बहुत डिटेल में वहाँ पे बताया गया किस तरह से इसको शुरू किया गया था, क्यों क्यों किया गया था। तो खैर, यहाँ पे ऑपरेशन लियारी जो था सेकेंड फेज, रेंजर्स को लेकर अब पाकिस्तान की सरकार ने इसको शुरू किया। पुलिस रेंजर्स को बुलाया जाता है। उज़ैर को यहाँ समझ आ गया था कि अब जो सेकंड फेज़ जो शुरू हुआ है, चौधरी असलम पहले से ही, क्योंकि मुझसे खार खाए बैठे हुए हैं, मुझे इस बार छोड़ेंगे नहीं। बताया जाता है कि यही वो समय था जब उज़ैर एक बार फिर से ईरान भाग जाता है। इस बीच पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ रेड वारंट भी जारी कर दिए थे। 20 लाख रुपए का उसके सिर पे इनाम रख दिया गया था। उज़ैर यही सब की वजह से ईरान भागा था और इसके बाद ईरान में बताते हैं कि जो उसके पुराने कनेक्शंस थे वो उसने डेवलप करने शुरू किए, क्योंकि पहले भी 2006 में जा चुका था। पासपोर्ट था उसके पास, नेशनलिटी थी उसके पास। जीआईटी की रिपोर्ट जो है उसमें ये लिखा हुआ है, आर्मी के बयान के मुताबिक ये बताया जाता है कि वो चाबहार ईरान के अंदर रुकता है। वहाँ पे एक हाजी नासिर नाम के आदमी से मिला। हाजी नासिर ने ही उसको रुकने के लिए एक सेफ हाउस दिया हुआ था और यहीं हाजी नासिर ने उसकी मुलाकात कराई ईरानियन इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स के साथ में। यहाँ कुछ समय वो ईरान में रहा। इसके बाद बताया जाता है इंटरपोल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि 29 दिसंबर 2014 को उज़ैर को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया, दुबई की पुलिस के द्वारा, वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा। उस समय गिरफ्तार किया गया था जब ये मस्कट से दुबई वापस आ रहा था।
यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है। 50 से ज़्यादा उसके ऊपर एक्सटॉर्शन के चार्जेस थे, टारगेट किलिंग के केसेस थे, सारी की सारी चीज़ें थी, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में उसको इन्वॉल्व देखा गया था, पाया गया था पाकिस्तान की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इसके बदले यहाँ पे दुबई पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। 1 साल करीबन वो यूएई की कस्टडी में ही रहा। उसके बाद जनवरी 2016 में अचानक से एक इंसिडेंट होता है, जबकि कई लोगों ने इस इंसिडेंट के ऊपर सवाल खड़े किए थे। इस तरह से बात सामने आती है कि पाकिस्तानी रेंजर्स अचानक से जनवरी 2016 में अनाउंस करते हैं, महज़ 1 महीने के बाद ही, जबकि उसका जो एक्स्ट्रेडिशन की डिमांड की गई थी पाकिस्तान के द्वारा यूएई से कि इसे हमारे पास भेज दो, उसे यूएई ने मना कर दिया था। लेकिन फिर भी अचानक से पाकिस्तानी रेंजर एक दिन ये अनाउंस कर देते हैं जनवरी 2016 में कि उज़ैर को कराची के बाहर से हमने एक टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान में पकड़ लिया है और उसे अब हम यहाँ पे लेके आ चुके हैं। कंट्रोवर्सी इसके बाद यही पैदा हुई कि भई असल में पाकिस्तानी रेंजर्स के हाथ में लगा कब? बताया जाता है कि ये खुफिया तरीके से उसको पहले ही दुबई से पाकिस्तान लेकर आ चुकी थी आईएसआई जो थी, पाकिस्तानी रेंजर्स जो थे, और यूएई और पाकिस्तान के बीच में ये पहले से ही बात हो गई थी कि उज़ैर को हम आपको सौंप देंगे। तो खैर उज़ैर अब यहाँ पे आया। पाकिस्तान आने के बाद उसे सिंध होम डिपार्टमेंट ने जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई। पुलिस, रेंजर्स, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे, वो सब इसमें शामिल थे। इस पूरी टीम ने इंटेरोगेट किया उज़ैर बलोच को, और उसके बाद 2016 में जेआईटी ने, इस पूरी टीम ने अपनी एक रिपोर्ट जो थी वो पेश की। इस रिपोर्ट का एक हिस्सा जो था वो बहुत बाद में पब्लिक के सामने दिया गया, क्योंकि असल में शुरुआत में तो इसको मना ही कर दिया गया था पब्लिक के सामने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, क्योंकि नाम खराब हो इस वजह से इसको सामने पेश करने से। लेकिन बाद में फेडरल मिनिस्टर अली जैदी ने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जेआईटी का इस रिपोर्ट का एक हिस्सा पढ़ा। उन्होंने यहाँ पे ये बताया कि उज़ैर दरअसल ये कन्फेस कर चुका है कि पीपीपी के जो लीडर्स हैं, उन लोगों ने ना सिर्फ उससे किलिंग्स कराई, एक्सटॉर्शन कराया, लैंड ग्रैबिंग कराई, बल्कि हमारे जो लोग हैं, पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं, उनको भी ख़त्म कराया है। पीपीपी यहाँ पे उससे पुलिस की कहाँ-कहाँ पे पोस्टिंग होनी है ये तक कराती थी, सारे ट्रांसफ़र वही करता था। 2013 में इलेक्शन के अंदर लियारी का टिकट किसको मिलेगा, ये भी उसी की मर्ज़ी से डिसाइड हुआ था। इसके अगले ही साल 2017 में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आया उज़ैर बलोच की लाइफ में। दरअसल यहाँ एक न्यूज़ निकल के सामने आती है पाकिस्तान की तरफ से। 2017 में पाकिस्तान आर्मी ये कहती है, अनाउंस करती है कि उज़ैर बलोच जो है उसे हम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत एस्पिनाच चार्जेस में गिरफ्तार करते हैं। अब हम उसकी जो कस्टडी है वो मिलिट्री कस्टडी में कन्वर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये कहा गया था पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कि गवर्नमेंट स्टेटमेंट और मीडिया रिपोर्ट में जो छपा था वो ये था कि फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, खासकर भारत की खुफिया एजेंसी और ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ हमने कोऑर्डिनेशन पाया है, यानी रॉ के और ईरानियन खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ कोऑर्डिनेशन पाया है उज़ैर बलोच का। जेआईटी जो इन्होंने बनाई पाकिस्तान ने, उसमें उसके मुताबिक ये बताया जाता है कि उज़ैर चाबहार में ईरान के अंदर उस समय पर था। ये लोग जिस तरह का की बात कहते हैं कि जिस समय पर कुलभूषण जाधव का वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखा गया है। तो इस वजह से ये कहीं न कहीं कुलभूषण जाधव से लिंक करके उज़ैर बलोच को देखा पाकिस्तानियों ने, और उसके बाद में इन लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई जिसमें हमेशा जो पाकिस्तान करता है कि चाहे कहीं इंडिया का नाम ना हो या ना हो, भारत का ना ज़िक्र हो या ना हो, फिर भी हमेशा भारत के बारे में बात करनी इन्हें होती है। तो वही सारी चीज़ यहाँ पे इंडियन एजेंट नैरेटिव जो था उज़ैर बलोच का, वो यहीं से बिल्ड होना शुरू होता है। क्रिमिनल साइड पर देखा जाए तो उज़ैर बलोच के ऊपर करीबन 50 से 55 मुकदमे। इंटेरोगेशन के दौरान में उसने कन्फेस किया कि वो 198 ऐसे कत्ल हैं, मर्डर्स हैं जिसमें वो इन्वॉल्व्ड है खुद से। 2020 में अरशद पप्पू का जो उसने कत्ल किया था 2013 में, उसके उस केस में भी उसको फॉर्मल इंडिक्टमेंट उसका होता है यहाँ पे। मार्च 2024 में देखा गया कि अब आके जो तमाम सारे केसेज़ हैं उज़ैर बलोच के ऊपर, धीरे-धीरे करके लोग उसमें या तो गवाही देने ही नहीं आते, उसके डर की वजह से कि वो कभी भी बाहर छूट सकता है, बाहर आ सकता है। तो इस वजह से लोग या तो गवाही देने नहीं आते, या गवाही देते भी हैं तो कह देते हैं कि हम वहाँ पे थे नहीं। तमाम सारी चीज़ें लोग अपने बयानों से मुकरने लगे हैं। इसी वजह से मार्च 2024 में देखा गया कि एक एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उसे एक पुराने एक राइटिंग का केस उसके ऊपर चल रहा था, पुलिस के ऊपर हमला करने का। उस केस में लैक ऑफ एविडेंस होने की वजह से छोड़ दिया। एक और केस हुआ 2012 का, उसका एक क्राइम था, उसमें भी सेम यही चीज़ हुई। 2016 के उसके एक केस में भी, हाल ही के केस में जब वो पकड़ा गया था, उस समय पर भी यही चीज़ हुई। इनफैक्ट 2025 दिसंबर के महीने में कराची की एक कोर्ट ने एक और केस में, जिसमें बलूचिस्तान से कराची तक जो एक आर्म्स स्मगलिंग नेटवर्क है, उसमें उज़ैर बलोच का नाम आया था। वही नेटवर्क जो कि मूवी में के अंदर दिखाया भी गया है धुरंधर में। तो वो जो नेटवर्क था उसमें उज़ैर बलोच का नाम आया। यहाँ इस केस के अंदर भी उज़ैर को छोड़ दिया गया है, बरी कर दिया गया है। खैर अभी तक उसके ऊपर सिर्फ एक ये जो मिलिट्री केस है वो चल रहा है, और बाकी कुछ ऐसे केस हैं जिसमें जिस तेज़ी से वो बरी हो रहा है, तो सोचा जा रहा है कि वो
पूरी तरह से छूट जाएगा, उसको एक भी केस में जेल नहीं होने वाली है इनमें से। मिलिट्री कस्टडी में रहेगा, जो कि एस्पियोनाज का, उसके ऊपर स्पाइंग का केस है। भारत और ईरान की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ में उसने काम किया, ये ऐसा पाकिस्तान बोलता है। उज़ैर इस समय सेंट्रल जेल में है, कराची के, वहीं पे बंद है। और ये जो मूवी लगातार चल रही है, तो इसमें एक ये ऐसा कैरेक्टर है जो कि पहले पार्ट में भी है, दूसरे पार्ट में भी है, हो सकता है आने वाले पार्ट में भी हो या ना हो, क्योंकि ये कैरेक्टर अभी भी जीवित है। जितने भी लोग इसके साथ में रहे हैं पुराने, जितना कनेक्शन लियारी अंडरवर्ल्ड का रहा है टेरर एक्टिविटीज़ में, सारी चीज़ें मूवी में दिखाई गई हैं। और हमने आपको एक एक एपिसोड बताया है इस मूवी का, जो एक्चुअल सारी रिपोर्ट्स हैं, उनको भी जाके देखिएगा। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।